हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर संसारम पे बच्चे। आज हम बच्चे जो करने वाले हैं हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो हमारे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से संबंधित बच्चे, परमाणु की संरचना। ये हमारे आज के एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगा बच्चे। इससे बनने वाले विभिन्न प्रकार की विभिन्न वैरायटी के कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। देखो वैसे एटम चैप्टर थ्योरेटिकल भी होता है और न्यूमेरिकल भी होता है, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए बच्चे शुरुआत करें अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है इसने? द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, यानी सर इन्होंने चार्ज की और मास का अनुपात के बारे में बोला है। किसके? इलेक्ट्रॉन के। यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और जो मास है उसका रेशियो किसके अंदर? कूलम पर ग्राम में उसकी वैल्यू पूछी है। और इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू डिराइव की थी जे थॉमसन ने। उन्होंने डिटरमाइन किया था, कैसे किया था उन्होंने डिटरमाइन किया था कि भाई जो आपके कैथोड रे हैं, कैथोड रे का मतलब जो इलेक्ट्रॉन की धारा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा के किया था। तो बताइए इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो फाइनली उन्होंने वैल्यू निकाली थी वो क्या थी? देखो भाई, एक बात को समझिए, हमारे पास में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है बच्चे और उस चार्ज पार्टिकल का हमें मास नहीं पता ना, तो एक शानदार सा हमारे पास मेथड होता है कि भाई उसके वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारो और फिर ये देखो वो अपने रास्ते से कितना भटक रहा है। उसके हिसाब से हम लोग मास बता देते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है। समझ गए बात को? उससे मास निकाल सकते हैं हम लोग, यानी चार्ज बाई मास रेशियो निकाल सकते हैं। उस मेथड से हम चार्ज बाई मास का अनुपात निकाल सकते हैं कि इतना चार्ज का पार्टिकल इतना रास्ते से भटका है, तो इसके चार्ज और मास का अनुपात ये रहा होगा। और फिर उसके बाद में अगर आपको मास निकालना हो तो चार्ज की वैल्यू आपके पास होती ही है, चार्ज बाय मास में चार्ज की वैल्यू रख दो, मास आ जाता है ना। तो देखो हमें किसी पार्टिकल का मास नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ऐसे निकाला गया था जे थॉमसन के द्वारा, और उसकी वैल्यू कितने निकाली गई थी बच्चे, वो आपसे पूछा है तो -1.76 इंटू में 10⁸ कूलम पर ग्राम। किलोग्राम में लिखोगे तो अलग वैल्यू हो सकती है, इसने ग्राम में पूछा था, हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ बच्चे। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो मिलकर 1 ग्राम का भार बनाएंगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ जिनका वेट जो है 1 ग्राम हो, यानी 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे देखिए, पूरी एक्सप्लेनेशन आप घर पे भी रिवीजन कर सकते हो, तो इस पर्पज से मैंने आप सभी के सामने बिल्कुल सरल भाषा में बच्चे लिखी हुई है। देखिए यहां पर भाई हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चे, 9.1 इंटू में 10⁻28 ग्राम होता है। किलोग्राम में लिखोगे तो 31 लिख सकते हो। अब आपसे पूछा 1 ग्राम मास बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो टोटल कितने में चाहिए, 1 ग्राम में। एक इलेक्ट्रॉन कितना, उसे डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी सर आपके पास में। यही सही आंसर होगा ए वाले ऑप्शन में जो आपको दिया गया है। समझ गए? क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन एक बार बैठ के अपने दिमाग को यहाँ कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब आइए सर, ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत देखने को मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ और मेरे हिसाब से आप लोग जरूर कैलकुलेट भी कर दोगे। इसने बोला फिर से कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसमें, उस पार्टिकल में जिसका चार्ज टोटल इतना दे रखा है, मतलब इतने कूलम का चार्ज है किसी पार्टिकल का, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, देखो भाई एक बात को समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अब की बार चार्ज की बात आ गई तो हमारे पास में यूज किसका होगा, चार्ज का। तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो बच्चे एमपी-टेट वर्ग 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री विषय से, तो एनसीईआरटी बैच एप्लीकेशन पे चल रहा है, 1999 का होता है, अभी चल रहा है डिस्काउंट 999 में आपको ये बैच अभी मिल रहा है बच्चे। केवीएस का चल रहा है बच्चे, केवीएस का भी संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसी पे मिलेगा आपको। और ईएमआरएस का अगर आप मेंस एग्जाम अभी देने जा रहे हो बच्चे, उसके लिए भी पूरा सिलेबस आपको केमिस्ट्री का बिल्कुल सीक्वेंस में सारे यूनिट्स बच्चे, और उस लेवल तक आपके एग्जाम में जैसे आएंगी। कंप्लीट तीनों बैच हैं, सेपरेट बैच हैं बच्चे, संसारम एप्लीकेशन मिल जाएंगे, कोई भी बैच लेंगे 999 में आपको मिल जाएगा। ओके सर, फिर बच्चे आप पीजीटी एग्जाम कोई दे रहे हो और पहली बार आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या होता है कि मार्केट में जो बुक्स है ना वो इतनी अनसर्टेन है बच्चे, अननेसेसरी हैं, इतने मतलब सीक्वेंस में कोई टॉपिक के क्वेश्चन नहीं है। कोई कहीं से कॉपी पेस्ट करके नीट का क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई कहीं से आपको उस लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा जैसे हमारे एग्जाम में नहीं आते।
तो बच्चे पीजीटी एग्जाम के लिए ये बुक है आपकी एनसीईआरटी शिक्षक के नाम से, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ये बुक से आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, यूनिट वाइज होंगे बच्चे आपके बिल्कुल सीक्वेंस में। इससे पहले कोई बुक आप नहीं लगा सकते और एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के सबसे ज्यादा चांस आपके रहेंगे बच्चे इन क्वेश्चंस। ये करने के बाद में आपका आईक्यू इतना डेवलप हो जाएगा, फिर आप कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, फिर आप किसी भी लेवल तक ले जा सकते हो। बिना इसके आप कोई भी बुक मार्केट से उठाओगे समस्या का विषय बनेगा। ये भी संसारम एप्लीकेशन से आप लोग ऑर्डर करके घर मंगवा सकते हो। हम आते हैं अपनी बात पे बच्चे, और ये हमारी बात है यहाँ पर कि भाई आपको दिया क्या है, आपको टोटल चार्ज दिया है बच्चे, क्यों इतनी वैल्यू दे रखी है उसकी, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर, इतना होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करते हैं, टोटल चार्ज अपॉन में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये आपके पास में फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे। अब कहोगे सर इसमें क्या है, ऐसी खास बात थी। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में खास बात हो या ना हो, लेकिन इसके बेस पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत सारी खास बात होगी, पहली बात। दूसरी चीज है ये क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से सिंपल कैलकुलेशन एक बार आप करोगे तो अगले क्वेश्चंस के अंदर ये सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे एक एक टर्म की करी है, आगे चल के 6 टर्म की भी होगी, तो फिर यहां से शुरू करोगे तभी आप वहां पे कर पाओगे। सीधा 6 कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा, उलझ जाओगे बच्चे। और आपके एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हर प्रकार के बच्चे। इवनली मैं ये कहता हूं 30% क्वेश्चंस का लेवल जो है ना, अभी आपने 2-4 क्वेश्चन किए हैं, ऐसा ही मिलेगा आपके एग्जाम में डेफिनेटली। उसके बाद बच्चे फिर समथिंग 40% क्वेश्चंस का लेवल मीडियम मिलेगा, और बचे हुए 30% क्वेश्चन उनका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट मिलता है। लंबी कैलकुलेशन बेस होते हैं, लॉजिक लगा दिया तो निकल जाएंगे, नहीं तो नहीं निकलते हैं। बट ये आपके मैंने 100% बता दिया। अब ये पूरे के पूरे तो कोई भी नहीं करके आता, यहाँ तो सब करते हैं। यहाँ पर वही बच्चा करता है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो बच्चे आधे करेगा, और जिस बच्चे ने अच्छा पढ़ा है वो बच्चे इनके 99% क्वेश्चन लगा देगा। ये यहाँ पर फिर क्या होता है, फाइट होती है सिलेक्शन के लिए। देखो ये चीजें जो बच्चा करता है ठीक है सर, एक मीडियम बच्चा भी करता है, अच्छी प्रिपरेशन वाला बच्चा यहाँ पर कितने क्वेश्चन सोल्व करके आएगा, अच्छी प्रिपरेशन वाला बच्चा यहाँ से कितने क्वेश्चन निकालेगा सर, कोई 5 निकालेगा, कोई 7 निकालेगा, कोई 3 निकालेगा, कोई 1 भी नहीं निकालेगा, कोई इनमें से भी गलत करेगा। ये इन 2 लेवल के बीच में क्या होता है, फिर होएगी आपकी फाइट। यहाँ से जो निकालेगा उसका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब लेवल की बात कर रहा हूँ बच्चे। तो अब ये समझने के लिए सिर्फ आपके विचार और मेरी बातें ही सफिशिएंट नहीं है, इन सारी चीजों के लिए आपको इस कंप्लीट बुक को पढ़ना पड़ेगा। चलिए सर, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चे, जो एटम के बारे में थॉमसन ने मॉडल दिया था उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं और उनमें से आपने बताना है कौन सा कथन सही है। देखो भाई, इसने कहा कि एटम जो है ना उसका एलिप्टिकल शेप होती है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक समान रूप से बिखरा होता है। नहीं भाई, पॉजिटिव चार्ज तो सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, ये तो बात हुई गलत। फिर मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। फिर इसने कहा कि भाई जो एटम का मास है उसको हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं पूरे एटम के अंदर। आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन आंसर सही है। क्यों? क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कि आज हम क्या मानते हैं, आपसे पूछा कि थॉमसन ने क्या माना था। थॉमसन ने क्या माना था आपसे ये पूछा है मेरे भाई। तो थॉमसन ने ये बात मानी थी कि मास जो है एटम का उसको हम एज्यूम करते हैं कि पूरे के पूरे एटम में यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। तो ये आपका सही होगा, किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। बच्चे अगले भी बात करने की आवश्यकता नहीं। 5वें क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर से आपसे पूछा कि भी एटम की स्ट्रक्चर के विषय में रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर आधारित कौन सा बात सही है। पहला पढ़ें कि भाई पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड होता है एक बहुत छोटी सी जगह में एटम के अंदर। तो बात तो सही है भाई, यही तो इन्होंने बताई थी, यही आंसर हो जाएगा। अगली बात अपने आप ही हमें क्या मिलेंगी, गलत मिलेंगी बच्चे। ठीक है, ओके सर। छठे क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, रदरफोर्ड के जो प्रकीर्णन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं था, मतलब कौन सी बात गलत थी ये बताना है। इसने कहा कि अधिक, देखो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा तो अब आगे की बात हम समझ सकते हैं। आप अगर वो भी नहीं पढ़ के बैठे हो देखो फिर क्वेश्चन आप एमसीक्यू लगाने कोई बेनिफिट है नहीं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इसने कहा कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल की टक्कर करवाई थी ना गोल्ड फॉइल के साथ में वो बिना मुड़े निकल गए थे। ये बात तो सही थी भाई।
एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो हैं वो थोड़े से बैंड हुए थे। लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर बाउंस बैक, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ गए थे। नहीं भाई, सबसे कम आए थे, रेयरली कोई आया था, ये बात गलत है। तो गलत पूछी थी, सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए बच्चे। 7 नंबर क्वेश्चन ही आ चुका पहले एग्जाम के अंदर आपके, है ना। और ध्यान रखिएगा, एक बात को समझिएगा बच्चे कि जो आपका वर्ग 1 एग्जाम होता है और एक आपका ये वर्ग एग्जाम, वर्ग 1 का कौन सा, पात्रता परीक्षा, और बच्चे वर्ग 2 एग्जाम जो होता है ना उसका चयन परीक्षा, उसकी चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा नहीं, चयन परीक्षा की बात मैं कर रहा हूं बच्चे आपसे। तो इसकी पात्रता परीक्षा वर्ग 1 की और वर्ग 2 की चयन परीक्षा, इन दोनों के ही क्वेश्चंस का लेवल मैं आपको बता देता हूं बच्चे, आपका लगभग 99% सेम रहता है। हाँ, अंतर है, अंतर ये होता है कि वर्ग 2 यानी टीजीटी की बात कर रहा हूं, टीजीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं जिन टॉपिक से, वो मान लो अगर 5 टॉपिक हैं तो फिर वर्ग 1 में यानी पीजीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं 10 टॉपिक होंगे। मतलब कहने की बात है कि टॉपिक की संख्या कम ज्यादा होती है, ये डिफरेंस पर सब्जेक्ट में टॉपिक की संख्या कम ज्यादा होती है, बट इसका प्री और इसका मेंस दोनों में लेवल क्वेश्चंस का लगभग सेम रहता है। तो इसीलिए अधिकतर बच्चे क्या है कि कंसेप्ट को करने की बजाय इस बात पे तुले हुए होते हैं कि सर ये सेशन जो चल रहा है सर ये हमारा टीजीटी का है कि पीजीटी का है, सर वर्ग 1 वर्ग 2। भाई पढ़ो, पढ़ो मेरे भाई, काम आने चीजें, कोई भी चीजें अनरेलिवेंट नहीं है, हर कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, हर कंसेप्ट आपस में जुड़ा हुआ और हर एग्जाम में काम आना है। आप लोगों ने थ्योरियां अपने अलग बना रखी हैं। कई बार मैं बच्चों को कहता हूं सर, जब कभी टीचर आपको, देखो कई बार क्या होता है कि जो सिलेबस आपका दिया होता है उसमें कुछ यूनिट ऐसी होती हैं कि यूनिट का एक नाम दे देता है बस, जैसे आपको दे दिया वर्क एनर्जी और साथ में लिख दिया मशीन। अब बच्चे कहेंगे सर वर्क एनर्जी पावर तो पढ़ा है, मशीन नहीं पढ़ा। पढ़ना वर्क एनर्जी पावर ही है, मशीन के साथ में तीनों कंसेप्टों को आपने रिलेट करना है। और बच्चे क्या करते हैं, ढूंढ रहे हैं किताबों में, मिलेगा ही नहीं फिर, और उस लेवल पे नहीं मिलेगा जैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस तब कर सकते हैं जब आपको उस टॉपिक के हर सब टॉपिक का ज्ञान हो। नहीं हो तो फिर जजमेंट ना करें, पढ़ें, पहले करें, चीजों को करने के बाद समझें अब मेरे का क्या छूट गया, फिर आप टीचर से बात करें। आप लोग पहले टीचर से बात करते हो फिर पढ़ना शुरू करते हो, महीने 2 महीने में गड़बड़ भी कर देते हो। तो इसीलिए सिलेक्शन के लिए ऊपर वाले तो कुछ बच्चे छटते हैं, रीजन यही होता है, हम बिखरे ज्यादा होते हैं, पढ़ते कम है। तो इसलिए कोई भी सेशन हो बच्चे, आप सभी के सामने मैं कह रहा हूं कि ये सेशन भी आपका दोनों में ही काम आने वाला है, ये दोनों में काम आएगा, टीजीटी में भी काम आएगा, पीजीटी में भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके सर। सो बच्चे यहां पर अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन स्ट्रोंटियम 88। देखो भाई, ये आपको 88 इसका मास लिखा हुआ, ऊपर जो चीज लिखी होती मास होता है, इसमें पूछा न्यूट्रॉन कितने। न्यूट्रॉन का तरीका क्या होता है बच्चे, मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर उसको कहा जाता है बच्चे। अब मास कितना होता है 88, एटॉमिक नंबर इसका होता है 38, न्यूट्रॉन कितने होंगे दोनों को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 50। अब बच्चे फंसते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको याद नहीं होता गया क्वेश्चन पानी में, जबकि कुछ नहीं था, पता है बच्चे को, फॉर्मूला पता होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको कहना चाहता हूं एटॉमिक नंबर भी अपने रिमेंबर रखें, एटॉमिक नंबर के अंदर अपने आप को मत फंसाएं बच्चे, समझ में आई। चलिए भाई, समझ में आ गई ना बात। ओके भाई, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, देखिए अब ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ये क्वेश्चन मैं इसको मार्क कर देता हूं, चाहे आप वर्ग 2 देना, चाहे वर्ग 1 देना, टीजीटी देना, पीजीटी देना, मेरे भाई ये ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर फंसते हैं। और चिंता मत करें, देखो हमेशा मैं कोई भी प्रैक्टिस करवाता हूं, कोई भी प्रैक्टिस की सीरीज चलती है ना, हमेशा 2 वॉल्यूम में चलती है। ये अपना पहला वॉल्यूम चल रहा है, एक वॉल्यूम होता है कि आपके कंसेप्ट रिवीजन हो जाए पूरे के पूरे, दूसरा वॉल्यूम फिर एग्जाम के आसपास आता है, एग्जाम से 2 महीने पहले हम शुरू करते हैं दूसरा तीसरा वॉल्यूम, वो तो फिर चलती ही रहती है, प्रैक्टिस चलती ही रहती है मेरे भाई, वहां पे फिर पूरा पीक तक आप सभी को लेके जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम के अंदर
सारी सीरीज से आएगा, कोई एक सीरीज ऐसी नहीं होगी। और इतनी कह रहा हूं कि जब तक पिछली सीरीज नहीं करोगे अगली समझ में नहीं आएगी। समझ गए बात को? 3 सीरीज हमने, याद होगा आपको, पहले पिछली बार जब मेंस हुआ था, मेंस एग्जाम जब हुआ था तब चलाई थी हमने 3 सीरीज। ऐसे ही हमने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों का चल रहा है, उनके लिए भी लगभग 3री या 4थी सीरीज चल रही है। ऐसा ही आपका भी होगा, बस जिस दिन एक बार कंफर्म पता लग जाए कि हाँ भी अब एग्जाम आने वाला, ये चलती रहेंगे बच्चे आपकी। अब की बार बोला बच्चे, एलिमेंट जो है उसका मास नंबर 81 है और उसके अंदर 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन को तुम P मानोगे तो न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है P इंटू में 31.7, जस्ट अ सेकेंड, यस, यानी कितने ज्यादा हैं? 31.7% मोर है। 31.7% के नाम का 100 ज्यादा। अब ज्यादा मतलब किससे ज्यादा? प्रोटॉन से ज्यादा। प्रोटॉन से इतने परसेंट ज्यादा है, तो प्रोटॉन के अंदर प्रोटॉन का इतने परसेंट जोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है बच्चे। ये इतना बोला है इसने। फिर बोला है कि भी सिंबल बताओ। सिंबल बताने का मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताओ। सॉल्यूशन देखिए भाई, ये पूरा सरल शब्दों में आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ये पूरा आप सभी के सामने मेरे भाई सरल शब्दों में लिखा। क्या लिखा है सर? मास नंबर 81 है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स आर 31.7% मोर देन प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन P मान लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N मान लिया, तो N की वैल्यू क्या होगी? 31.7% मोर न्यूट्रॉन होंगे किससे? प्रोटॉन से बच्चे। ठीक है, तो ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे? प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस में प्रोटॉन का 31.7%, ये न्यूट्रॉन की संख्या है। तो कुल मिलाकर के न्यूट्रॉन कितने हो गए? इनको सोल्व करोगे तो 1.317 ऑफ P, ये आ गया आपका। अब हमें पता है कि सर हमारा एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो कि हमें 81 दे रखा है। तो फिर इस संख्या, ये संख्या आपके पास है, ये क्या है? न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन दोनों को जोड़ के 81 के इक्वल रख दो, सोल्व करो, P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा क्या बच्चे? P की वैल्यू पूछी है आपको। होगा सर P की वैल्यू कहाँ पूछी? भाई एटॉमिक नंबर निकालना है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। तो ये लो, प्रोटॉन आगे 35। समझ गए बात को? ऐसे करना है। और जिस बच्चे को लगे सर ये कैसे कर दिया सर आपने, तो सर लिखा हुआ समझ में नहीं आया, तो बच्चे बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप अभी इस लेवल तक पहुंचे नहीं हो कि आप इस MCQ सेशन में आओ। पहले उस तक पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने का तरीका है, वीडियो को पॉज कर करके टाइम दो। मैं कोई क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में करवा रहा हूं, तो आप 10 मिनट लगाओ, 15 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। यही रास्ता है, एक स्टेज पे ये करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। कभी तुम कहोगे कोई मास्टर आगे तुम्हें ऐसी 1000 mg की गोली दे देगा कि लो बेटा ये गोली खा लो, अब तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। आज तक तो किसी के साथ हुआ नहीं है। तुम्हें भी पॉज कर करके इन कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमजोर है तो, बाकी मुझे नहीं लगता ये होनी चाहिए आपके कमजोर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ प्यारे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO? इनमें से कौन सी प्रजाति जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बच्चे जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। मतलब CO के में जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 6 होता है, तो 6 प्लस में ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 और 6 14 बच्चे, 14 है ना। तो देखो इनमें से 14 किसमें? मुझे तो नाइट्रोजन दिख रहा है, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, 2 बार है तो 7 और 7 14। तो आंसर भी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। N2 प्लस मत कर देना, सिर्फ N2 प्लस का मतलब तो फिर चार्ज आएगा, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हिली हुई है वहां पे। तो ओके सर। फिर आ जाइए, अगला क्वेश्चन है बच्चे आप सभी के सामने। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको रेडिएशन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो एटम का है ना, उससे संबंधित बताऊंगा। देखो भाई, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग हाँ, हैविंग वेवलेंथ 240 नैनोमीटर। देखो भाई, वेवलेंथ नंबर पूछा है, वेवलेंथ नंबर पूछा है बच्चे, या वेव नंबर जिसको आप लोग बोलते हो। व्हाट विल बी द वेवलेंथ, या वेवलेंथ नंबर या वेव नंबर किसका? येलो रेडिएशन का, जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 240। अब यार देखो, हर बच्चा जानता है एक बात को कि सर
वेव नंबर जो होता है वो वेवलेंथ का इनवर्स होता है। ये फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक एक बात बता देता हूं आपको मैं, ये टॉपिक आपके केमिस्ट्री के पेपर में भी आता है और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला टॉपिक आपके फिजिक्स के पेपर में भी आता है। आप टीजीटी देना या पीजीटी देना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है और ये क्वेश्चन ऐसे स्पेशली रिलेशंस का यूज आपके जरूर होगा। इन्हीं के बेसिस पे अब अगले क्वेश्चन जैसा बढ़ता जाएगा तो इनका लेवल बढ़ा के और मिक्स करेंगे और फॉर्मूले मिक्स करके करेंगे, तब आपको और बेटर लगेगा। तो वेव नंबर का ये तरीका होता है। आप कहोगे सर सीधी वैल्यू ही तो रखनी है, बहुत सारे बच्चे रखते हैं, वैल्यू रखोगे आंसर गलत आएगा। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शंस में देखो, एक में यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है, एक में मीटर इनवर्स है, एक में हर्ट्ज है, एक में आपका सेंटीमीटर इनवर्स है और क्वेश्चन में दे रखा नैनोमीटर। तो मेरे भाई पहले तो उसको कन्वर्ट करो, इनमें से किसी न किसी में कन्वर्ट करो मेरे भाई, तब बात बनेगी। कन्वर्ट करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है मीटर में कर लिया करो, है ना। तो इसको नैनोमीटर को मीटर में करोगे। अब क्लियर सी बात है सर, हमारे पास में नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते? 10 की पावर -9। तो ये जो आपका दे रखा था 240 गुणा 10 की पावर -9 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 2.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना मैंने अलग से सिखाया भी हुआ आपको। तो वेवलेंथ अब रख दो, वैल्यू जो आ गई अपने पास मीटर इनवर्स में, ये रखो और ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा सर आपका। बी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा वो, ठीक है। चलिए भाई, अब ये एक रटा रटा क्वेश्चन है, ये अभी मेंस में भी आया था, प्री में भी कई बार आ चुका। रटा रटा क्वेश्चन है ना। 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मतलब हमें लगता है तो तीसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। जो दृश्य प्रकाश है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, मतलब लाइट जिसकी सहायता से हम लोग देखते हैं, तो उसकी होती बच्चे ये 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। अगले पे आ जाओ भाई। अब ये आओ देखो, एक और सीधा सा रिलेशन आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। आपको बोला है कि भाई एनर्जी बताओ, एक फोटोन ऑफ रेडिएशन वूज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यानी अब की बार आपको बच्चे फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दे दी 10⁻5 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज। पूछा क्या है? ई की वैल्यू पूछी है। अब यार डायरेक्टली हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है क्या एनर्जी का? आप कहोगे सर एनर्जी का फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो आप कहोगे सर एक हमारे पास था तो E = H इंटू में न्यू। ये रिलेशन याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह मॉडर्न फिजिक्स वगैरह के अंदर आपने ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं। यही से बात बनेगी आपकी, E = H इंटू में न्यू। ठीक है, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, H प्लांक्स कांस्टेंट आप जानते हो, E निकल जाती है। तो देखिए बच्चे, आपको घर पे कैसे याद रखना, ये आप सभी के लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। E का मतलब होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, H प्लांक्स कांस्टेंट ये उसकी वैल्यू है, न्यू दे रखा आपको वही लिखा मैंने। अब कैलकुलेट करो इसको, क्या करोगे? E की वैल्यू निकालने के लिए H इंटू में न्यू, दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, है ना। ये थोड़ा लिख रखा मैंने कि कैसे कैसे सोल्व करना है, इसकी आपको नीड भी नहीं है। दोनों की मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर आपके सामने होगा। ऑप्शन में इसके आसपास की वैल्यू कौन सी है वही आपकी आ जाएगी। मेन बात है फॉर्मूला इंप्लीमेंट हमें कौन सा और कैसे करना है सर। अगला क्वेश्चन है बच्चे आप सभी के सामने, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन एज दिस। अब की बार एनर्जी दे रखी है और वेवलेंथ निकालनी है। अब हम कहेंगे सर हमें तो E का फॉर्मूला H इंटू में न्यू पता है, वेवलेंथ के साथ तो सर हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता है, वेवलेंथ का कैसे निकालें? उसके लिए भी याद रखना बच्चे आज के बाद में। ये देखो भाई, ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला एक दिख रहा है, E = HC अपॉन में लेमडा। मतलब देखो आपने E = H इंटू में न्यू लिखा था ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है सर 1 अपॉन में लेमडा, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टे होते हैं। अब 1 कांस्टेंट होता है तो नॉर्मली हम यहाँ पे रेडिएशन की बात हो रही तो कांस्टेंट की जगह पे C लगा देते। C का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि पूरी दुनिया में कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये रिलेशन हमारा ऐसे बन जाता है। अब हमें निकालना क्या है सर? लेमडा निकालना है तो H की इसकी C की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट है ना, फिक्स होती है। और प्लैंक्स कांस्टेंट भी फिक्स वैल्यू है। E की वैल्यू दे रखी है, लेमडा आ जाएगा तो लेमडा सोल्व कर देना, ये आपके पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी। समझ गए बच्चे बात को? ओके सर, कैलकुलेशन पे काम खुद से करना है,
मैं अगर बता दूंगा 3 गुना में 0.2 कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं है, खुद से काम करोगे। फिर भी दिक्कत हो तो मुझे बता देंगे, व्हाट्सअप नंबर आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है, कोई दिक्कत आए तो उसका भी समाधान कर देंगे, डिस्कस करके भी कर सकते हो। अगले पे आ जाइए बच्चे। अब की बार एनर्जी पूछिए फोटोन की, और बोला है कि वेवलेंथ अब की बार इतनी दे रखी है। तो ये क्वेश्चन स्वयं से ट्राई करना आपने, है ना। रिलेशन मैंने अभी अभी बताया था आपको, वही लगेगा, ये सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं, मतलब खुद से ट्राई करेंगे। 15 नंबर देखो भाई। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज बदल दी। पिछली बार बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था कि डायरेक्टली बोल दिया कि एनर्जी क्या है तो ठीक है, लेकिन थोड़ी जैसे स्टेटमेंट बदलता है बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ भी बोला है, अब की बार बोला कि भाई एनर्जी डिफरेंस किसके बीच का, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम का इतना जूल दे रखा है। तो बताओ वेवलेंथ बताओ फोटोन की कितनी चाहिए। मतलब ये है कि भाई ये एटम का न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है, दूसरी सेल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए बच्चों ग्राउंड स्टेट में है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ये है, और ये एक्साइटेड स्टेट है। एनर्जी देंगे तो ये वहां पे जाएगा, लेकिन इसको कितनी एनर्जी हम देंगे, कितनी एनर्जी देंगे तो ये वहां पर जाएगा। आपको बोल रखा है कि भी एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी। अब इतनी एनर्जी जो देंगे ना, तो हम कोई ना कोई रेडिएशन छोड़ेंगे तभी तो एनर्जी आएगी, मिलेगी इसको। तो वो जो रेडिएशन छोड़ोगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, नहीं वेवलेंथ पूछा है, उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए तब इतनी एनर्जी मिलेगी। देखो क्वेश्चन में लिख तो दिया ऐसे घुमा फिरा के, लेकिन एनर्जी दे रखी है, Hc/λ रिलेशन होता है, वेवलेंथ निकालनी है, बात खत्म, सीधी सी बात इतनी है, वेवलेंथ निकालनी है, करना सोल्व यही फॉर्मूला लगा के, और आंसर देखोगे जब डी आएगा, है ना, सोल्व करेंगे खुद से उसको। अब इस पे आ जाओ भाई। अब ये रटा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं, मैच करने हैं कि भाई राइडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कितनी है, उनके मैच करने हैं, आपस में कर लो, अगर भविष्य के लिए रट भी लेना है इसको, डी वाला आंसर मैच करना है जो इसका सही होगा, लिखा हुआ डी वाले में। अब यहाँ आओ, यहाँ थोड़ी बात हमारी और बेटर समझ शुरू होती है। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था ना, अब स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन आते हैं, अभी जो पीछे मेंस हुआ था उसमें भी आए थे, अब की बार भी बच्चे डेफिनेटली स्ट्रक्चर ऑफ एटम जहां भी होगा वहां पे इससे क्वेश्चंस तो आपके बनेंगे। देखो भाई बात ये कह रहा आपको, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी चेंज सच दैट डेल्टा ई, और ये फॉर्मूला है दे रखा आपको पूरा, वेयर n1 इज इक्वल टू 1 2 3 n2 दिस। तो बोला पास्टन सीरीज इफ, चलिए देखो भाई एक पूरी टेबल आपको समझा देता हूं। टेबल दिखाने से पहले मैं इतना बता दूं कि हाइड्रोजन के बारे में ये जो स्पेक्ट्रा क्या था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले किसी शेल में चला जाता है, जो बाहर वाली शेल से कुछ देर बाद वापस लौटता तो वो रेडिएशन छोड़ता है। जब रेडिएशन छोड़ता है तो अलग अलग प्रकार के रेडिएशन छोड़ता है, कहीं पे अल्ट्रावायलेट छोड़ता है, कहीं पे विजिबल छोड़ता है। जब अल्ट्रावायलेट छोड़ रहा है तो ये किसी वैज्ञानिक ने बताया था कि देखो इस सेल से इसमें आ रहा तो अल्ट्रावायलेट छोड़ रहा है, तो हमने उन रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रा बनाना, जो रेडिएशन की सीरीज बनी, उस वैज्ञानिक का नाम दे दिया। कहीं पे विजिबल लाइट छोड़ रहा था जब आ रहा था तो जिसने बताया उसका नाम दे दिया। अब बोला कि भाई मान लो पास्टन सीरीज में है वो, तो पास्टन सीरीज यानी कि पास्टन सीरीज के बारे में जो हमें बताया गया है, तो कौन सी सेल से कौन सी सेल में आता है तब हम बोलते हैं पास्टन सीरीज है, ये बोला आपसे। तो देखो मेरे भाई ये टेबल देखिएगा पूरी यहां बनी हुई है, देखिए N1 का मतलब है जिस सेल में आ रहा है, N2 का मतलब जिस सेल से जंप करके आएगा, और फिर लिख रखा है कौन सी रेडिएशन छुटती है। देखो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है ना पहली सेल में आता है, कहां से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, पांचवी, छठी, सातवीं, जिससे भी आता है, तो कौन सी रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रावायलेट निकलती है। और इस बात के बारे में किसने बताया था, लाइमन ने बताया था। तो जब भी पूछे लाइमन के विषय में बताओ N1 N2 की वैल्यू, तो N1 की 1 बतानी है, N2 की बोला कोई भी हो सकती है, इससे बड़ी होगी। ऐसे ही जब दूसरी शेल में आता किसी भी शेल से तो विजिबल लाइट निकलती, किसने बताया था, बाल्मर ने, तो उसका नाम देते हैं। पास्टन के बारे में क्वेश्चन है कि बताओ N1 N2 की वैल्यू, तो पास्टन ने बताया जब तीसरी में आएगा तो N1 की वैल्यू 3 होगी, N2 की वैल्यू 4 5 6 होगी बच्चे, है ना। तो 3 और 4 5 6 ये आपकी वैल्यू होंगी। देख लो कहां पे, ये रहा बी वाले ऑप्शन में, तो यही बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। और हमें क्या देखना है सर, दैट्स इट, यही बात थी स्पेक्ट्रा के विषय में।
फिर आ जाओ बच्चे, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिखाया गया है ताकि वह, क्या बोल रहा है इसने कि भाई बोहर का जो मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते दिखाया ताकि वह, क्यों, क्या क्या रीजन था, ताकि वह क्या प्रोटॉन उत्सर्जित कर सके, नहीं भाई प्रोटॉन नहीं छोड़ता, कीप फ्रॉम बीइंग पुल्ड इनटू द न्यूक्लियस, हाँ नाभिक कहीं उसको खींच ना ले इसलिए बताया गया कि उसके चारों तरफ घूमता, वो खींचता नहीं है। तो आंसर तो यही आ जाएगा बच्चे। और बेहतर समझना तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने लिखी हुई है, पढ़ोगे तो दिमाग के अंदर ऐसी संतुष्टि मिलेगी जैसे भूख लगने के बाद खाना खाने के बाद मिलती है। इतने सरल शब्दों में ये आप सभी के लिए एक्सप्लेनेशन जो है बच्चे यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आइए अगला क्वेश्चन है बच्चे 19 नंबर क्वेश्चन। एक हाइड्रोजन के एक परमाणु के लिए यहाँ पर स्पेक्ट्रा दिया गया है बच्चे, तो आपने क्या बताना है कि जो मैच सही नहीं है वो बताना है। कौन सा मैच सही नहीं है, लेमन, बार्मर, पास्टन, फंड, ये सीरीज बताई थी ना, और सीरीज बताया था मैंने कौन से मैन की वैल्यू क्या होगी, किस मैन की वैल्यू 2 होगी, किस में 3 होगी, सारी बताई थी ना, टेबल याद करो। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम बताओगे, ये तुम लोग बताओगे, मुझे नहीं पता। और आंसर के लिए मैंने मार्क कर रखा है ये सी वाले पे, है ना, एक बार पहले खुद से देख लेना करके और फिर देखना कौन सी बात गलत यहाँ पे साबित हो रही है। 20 नंबर पे आ जाओ। फिर से बोला है कि भी इन सीरीज में से आपका बताइए कौन सी लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में है, विजिबल रीजन में है, मतलब कब हाइड्रोजन का कौन सा स्पेक्ट्रा ऐसा है जिसमें विजिबल रेडिएशन निकलती है। तो भाई विजिबल रेडिएशन तो बाल्मर ने बताया था, ठीक है, आप उस पर जा भी सकते हो, पता लग जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, angular momentum of an electron in a given stationary state can be expressed as mvr। mvr का मतलब बच्चे एंगुलर मोमेंटम। और इसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो होती है ना वो हमेशा क्या होती है, वो आपका मल्टीपल होता है, ठीक है, मल्टीपल होता है एन एन ये आपके पास में ये रिलेशन लिखा हो। इसने अब की बार बोला, सीधा बोल दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में है, हमें नहीं पता किस में है, और उसकी जो मोमेंटम है ना वो मोमेंटम कितनी है, n4/2 है। तो बताओ कि ये जो आपके सामने एंगुलर मोमेंटम है किसका मल्टीपल है, किसका मल्टीपल होता है हमेशा। देखो भाई समझिए एक बात, यहां पर आओ, ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको विस्तार से बताता हूं। कभी भी कोई स्टेशनरी स्टेट होती है तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा NH/2 होता है, मतलब H/2 का मल्टीपल होता है। N का मतलब पहली सेल है कि दूसरी है कि तीसरी है कि चौथी है, कौन सी है। यहां पर आपको क्या दे रखा है बच्चे, यहां पे आपको N4/2 दे रखा है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि चौथी सेल है लेकिन मेरे भाई ये मल्टीपल किसका है, वही NH/2 का है ना। तो ये लिखो H/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2, मतलब वैल्यू दे रखी है और कॉमन फॉर्मूला पूछा आपसे। अब ये चीज आपने अगर एटम का चैप्टर पढ़ा तो अलग से मैंने आपको कंसेप्ट अपने बैच के अंदर करवाया था बच्चे। आगे बोहर के सिद्धांत के अनुसार जो 5वीं शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। 5वीं शेल, आप कहोगे सर 5वीं शेल में कोणीय संवेग क्या होगा। देखो मेरे भाई यहाँ पे मामला गड़बड़ है। फॉर्मूला क्या बताया था, NH/2 है ना। H तो कांस्टेंट है इसलिए हम इसको ज्यादा फोकस नहीं करते। N 5वीं सेल है तो 5/2, 2 से 5 को काटोगे तो 2.5 यानी 2.5 N/π। ये 5वीं शेल में यही आना चाहिए ना, ये रेडी ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखो एक ही रिलेशन का यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। बोहर का जो सिद्धांत है ना वो किन आयनों पर लागू किया जा सकता है। देखो अभी बोहर ने जो सिद्धांत दिया था ना वो ज्यादातर उन पे लागू होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, पॉजिटिव का मतलब एक किसी को दान दे रखा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 किसी को दे रखे, कितने बचे, एक। बेरिलियम 4 होता है, 3 प्लस का मतलब 3 दे रखे, कितने बचे, एक। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसे बोहर का मॉडल लगता है। तो आंसर आ जाएगा डी वाला। 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, गलत कथन की पहचान करना है और हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे ना उसके आधार पे गलत कथन क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो H/2 होती, सही है। फर्स्ट बोर रेडियस यही वैल्यू दी थी उन्होंने कि फर्स्ट सेल की जो रेडियस है वो यही बताई थी। एनर्जी ऑफ nth लेवल
इज प्रोपोर्शन टू 1/2 स्क्वायर। nth लेवल का कोई भी अगर सेल होगी तो उसकी एनर्जी 1/2 स्क्वायर नहीं भाई, 1/n स्क्वायर होती है। तो एक तो ये गलत है। स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लेवल इंक्रीज विद इंक्रीज इन n बढ़ने के साथ में जो पास वाली सबसे पास वाले जो एनर्जी लेवल है उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है अगर n की वैल्यू बढ़ती है। तो देखो भाई, मुझे यहाँ पर जो दो गड़बड़ लग रही हैं, दो गड़बड़ लग रही है मेरे भाई यहाँ पर। एक तो डी वाला, सी वाला देख लेते हैं। ये सी गलत है और डी भी गलत है ना। डी गलत कैसे? क्योंकि डेल्टा ए की वैल्यू कम होती है, यानी स्पेसिंग घटती है, बढ़ती नहीं है एन की वैल्यू बढ़ने के साथ में। क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में था, उस फॉर्मूले से कंक्लूजन लगा सकते हैं। फॉर्मूला आप कंसेप्ट में सीखना पड़ेगा आपको, मैंने तो जिसने बच्चे ने सीख रखा है उसके लिए यहाँ पर लिख दिया। तो भाई दोनों गलत हैं, लेकिन ज़्यादा गलत हम लोग सी को मानेंगे। डी वाले पे हमारे एनसीईआरटी जो है ज़्यादातर फोकस सी पे करती है, तो मैंने इसलिए सी वाला लिख दिया। अगले पे आ जाओ बच्चे, 25 नंबर। बोर की कक्षाएं जो है ना, उनकी एनर्जी की जो ट्रेंड है वो क्या है? एनर्जी की ट्रेंड क्या है भाई, किधर घटती किधर बढ़ती? पहला ऑप्शन है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। नाभिक से जितना दूर जाएंगे उतना ही एनर्जी बढ़ेगी। तो ये तो सही बात है, यही आंसर हो गया, बाकी की आवश्यकता नहीं बच्चे, है ना। चलो भाई, तो ये थे क्वेश्चन बच्चे आपके दो। उम्मीद करता हूं कि पूरे चैप्टर में से आपने एटम के विषय में से सारी तरह के क्वेश्चंस देख लिए हैं और भविष्य में दिक्कत नहीं भी आनी चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बच्चे। बस एक बार 2-4 बार पढ़ना, जहां फंसो आपको लगे कि ये लेवल से बाहर की चीज़ हो रही, उस पर मेहनत करो। आपके पास सब कुछ है, इंटरनेट है, हर चीज़ है बच्चे, हर चीज़ पे काम करना है। तो चलिए बच्चे, मिलते फिर अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।